अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल भट्ट। नाज़रीन, देखा गया है कि कुछ कौमें नाकाम हो जाती हैं और कुछ कौमें तरक्की कर जाती हैं। जैसे चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। और जो पाकिस्तान, जो 2 साल पहले आज़ाद हुआ, वो आज तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है। नाज़रीन, इसकी पीछे वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है? आज इसी मौजू को लेके हम डिबेट करने लगे हैं एक ऐसी किताब पे जो बेस्ट सेलर रही है। नाज़रीन, उस किताब का नाम है वाई नेशंस फेल, जिसका उर्दू में तर्जुमा कौमें नाकाम क्यों होती हैं। नाज़रीन, इस किताब को डिस्कस करने के लिए आज जो मेरे मेहमान हैं, जिनको मैंने मदऊ किया है, उनका नाम है इंजीनियर अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ये वाई नेशंस फेल, इसके बारे में आपने काफ़ी गहरी स्टडी भी की हुई है, तो हमारे नाज़रीन को बताएं ये कौमें नाकाम क्यों होती हैं, इनके पीछे ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं। तो इन राजों से ज़रा पर्दा हटाएं और जो ये किताब है वाई नेशंस फेल, इसकी समरी तो बयान करें। जिस तरह के हमारे होस्ट बिलाल भट्ट साहब ने इनवाइट किया मुझे, तो बेसिकली ये डिस्कशन हमारी जो है वो वाई नेशन फेल्स पर है। तो हम जो भी आज बातें करेंगे उनका रेफरेंस आपको वाई नेशन फेल्स बुक में से मिल सकता है। तो इसकी एक शॉर्ट समरी हम डिस्कस करेंगे यहाँ आपके सामने। तो बेसिकली दुनिया में टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंट्री फ्लोरिश करेगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये हर कंट्री, जो भी कंट्रीज हैं, ये अब उनकी किस्मत है कि इस कंट्री को कौन सा इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं। ये इख्तियार में नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत को बदला भी जा सकता है। जिस तरह हमारे सामने मिसाल है चाइना की, बोस्टवाना जैसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को बदल दिया और अपने आप को एक्सट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन से निकाल के इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस में ले गए। कथकलामी तो माफ, ये जो दो टर्म्स आपने बोली हैं, इनको जरा एक्सप्लेन करते, ये है क्या असल में? अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की। बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि नाम से जाहिर है, एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्ट से लफ्ज निकला ही है। इसके मुताबिक ये है कि हमारे मुल्क में या और भी ऐसे ममालिक जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे कुछ लोग एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं और एक स्पेसिफिक एलाइड रूल होता है वहाँ पे। वहाँ पे एक माफिया बन गवर्नमेंट जो जाता है, एक माफिया बन जाता है सादा लफ्जों में, जो अपने मुताबिक चलाता है, वहां से बेनिफिट्स लेता है और गरीबों का खून चूस के अपने लोगों को नवाजता है। ऐसा लग रहा है अपने करीबियों को जैसे ये पाकिस्तान में ही होता रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के हम आपको नॉमिनेट करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज में ये अच्छा। इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली कोई ना कोई इन दोनों में से एग्जिस्ट करता है। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंट्रीज में कौन सा इंस्टीट्यूशन मौजूद है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव के अंदर क्या डिफरेंस है। एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में जो मुल्क चलाने वाले हैं, मुल्क समझे, ये समझ लें कि मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जिनको मुल्क से ज्यादा अपने बेनिफिट्स, अपने मफादात के काम पे ज्यादा उनको खुशी होती है। मुल्क के खैर खा उनमें वो अपने, जब भी पावर उनको मिलती है तो वो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, उनको ऊपर लेकर आते हैं, उनको पावर वाली सीट्स देते हैं ताकि उनकी एक मोनोपोली बनी रहे और उसमें कोई भी मसला ना हो। यानी कि जो हकदार है उसको एजुकेशन वो चीज नहीं मिलेगी। कतकला में आप जो हकदार है फिर उसको वो चीज नहीं मिलेगी। अगर हमने अपनों को नवाज दिया जो हकदार है, फिर तो उसको कोई चीज ना मिली। तो इसका हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे ही मैरिज पे चीजें नहीं आएंगी, ना मुल्क तरक्की करेगा। बहुत अच्छी चीज आपने बयान की, माशा। ऐसे ही है। इस तरह के जो निज़ाम है उनमें अक्सर लैक ऑफ एजुकेशन पाया जाता है। वहाँ पे शऊर की कमी पैदा की जाती है ताकि वो आसानी के साथ अपना निज़ाम चला सके और कोई उन पर उंगली ना उठा सके। मीडिया को वो आज़ाद नहीं करता कि उनकी जो भी मामलात हैं चोरी वो बाहर छुपे ना निकल रहें, जाए, कोई उनको दबा चोरी के रखे बाहर ना किसी। निकल जाए। हाँ जी। सही। अच्छा, तो एक मैंने आपको बताया है एक्सट्रैक्टिव के बारे में। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में। बेसिकली इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसी गवर्नमेंट्स आती हैं जो आम बंदों से मिलके बनती हैं। आम बंदों में से ही कोई बंदा उठता है। आम बंदे अपने जैसे किसी बंदे को सपोर्ट करके उसकी टैलेंट बेस पे मैच को ऊपर लेकर आते हैं और वो उन पर रूल करता है। फिर वो डेमोक्रेसी, आप हर चीज इसको मेरिट पे डेमोक्रेसी करता भी है, कह सकते हैं। अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। बट इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को अगर हम डीपली स्टडी करें तो इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं। उसमें इस तरह से है कि अब
जो प्रॉपर्टीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स को यहाँ पे जो है ना इंक्लूसिव के अंदर फेवर किया जाता है ताकि ये ऊपर आए, और जो ये प्रॉपर्टीज वगैरह लोगों को खरीदने का हक देते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। यानी गवर्नमेंट उस लोगों को हक देती है कि वो कमाएं, अपना रहन सहन करें, उनसे टैक्स लेती है, उनके बदले में उनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जो आपने पहली तो टर्म बयान inclusive की, के अंदर उसमें टैक्स लिया जाता है लेकिन उन पे नहीं लगता, लेकिन जो इंक्लूसिव है उनसे टैक्स लिया जाता है और उन पे ही लगता है। ये बहुत बड़ी बात है, यहीं से तरक्की शुरू हाँ हो रही जी, है। हाँ जी, वो जो भी उनसे लिया जाता है वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से इंक्लूसिव के अंदर जो है ना उनको आम लोगों को ऊपर लाने का एक जो सिंपल सिंपल वे है वो ये है कि वो एजुकेशन को आम कर देते हैं और हर बंदे के लिए अप्रोचेबल कर देते हैं। और एजुकेशन कोई भी बंदा ऊपर आ सकता है और अपना टैलेंट दिखा के एक पावर वाली सीट हासिल कर सकता है। देखिए, एक उन्होंने ऑनेस्टी वाला निज़ाम डाला कि भाई जो आपको टैक्स मिलेगा वो आपने उनके ऊपर लगाना है, और दूसरा उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया कि भाई जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक इनमें वो साइको ही नहीं आ सकते कि आपने प्रोग्रेस करना है। ये तो आप अनपढ़ रहेंगे, आपको हाँ क्या जी, प्रोग्रेस, कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। बहुत अच्छी बात। इस तरह के दो निज़ाम है। अब जो पहले वाला है वो आपको पता चल चुका होगा कि जिन कंट्रीज में ये वाला निज़ाम पाया जाए वो किस हालत में होंगी, और जिनमें सेकंड वाला है वो किस हालत में होंगी। आप नॉर्थ खुद ही कोरिया इस के बात बारे का, में थोड़ा बयान कीजिएगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी हम कंट्रीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ज़ाहिर है बात करेंगे, जो कि राइटर ने भी इसी तरह से बताया कि अगर मैप से देखें नोगेल्स टेरिटरी, ये वो हाफ उसकी, नोगेल्स किसी मुल्क का नाम है? नोगेल्स जो है वो बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ, नोगेल्स जो है वो ऐसी टेरिटरी है जो कि डिवाइड हुई हुई है। हाफ टेरिटरी उसकी मैक्सिको के अंदर आती है हम्म और हाफ जो है वो उसकी एरिजोना में आती है, और एरिजोना स्टेट है यूएस की। हम्म गॉट इट, यस। तो जिस जिस वक्त इसको डिवाइड किया गया उस वक्त ये सारा नोगेल्स एक इलाका था और बराबर की यहाँ पे इकोनॉमी थी और बिल्कुल सारी चीज़ें सेम सेम थी। हम्म तो जब इनको ठीक है। डिवाइड किया गया तो आप देख सकते हैं कि आज नोगेल्स जो है वो जाहिर है वो जो हिस्सा उसका एरिजोना के अंदर आया था वो भी यूएस का पार्ट है, और हम्म यूएस किस तरक्की की बुलंदियों पे है, हम्म जब बिल्कुल। वो जो है वो गुर्बत की तरफ जा रहा है। अब इसका थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की अच्छा, तरफ जाएं, दोनों की भी गवर्नमेंट भी चेंज होगी ना। अब जिसकी गवर्नमेंट अच्छी थी, जिनका निज़ाम अच्छा था, वो तरक्की कर गए। जिनका जो निज़ाम था इंक्लूसिव था, वो तरक्की करके, जो दूसरा था वो डिमोरलाइज हो गए। हाँ जी, मेक्सिको में ज़ाहिर है वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे। उसकी वजह क्या थी? अब वजह की तरफ हम जाते हैं, वो बेसिकली कलोनियलिज्म है। कलोनियलिज्म से मुराद यही है कि कोई और कंट्री किसी दूसरी कंट्री में जाए और वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, वहाँ पे रूल करे, हम्म अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर जाए, और ठीक उस है। मुल्क के अंदर से अपने बेनिफिट की चीज़ें निकाले और उन पे रूल करके उनको नुकसान दे। बहुत खूब। कलोनियलिज्म बेसिकली ये है। तो जो हमारे पास मैक्सिको वाली साइड पे जो इलाका था, जो हमारे टेरिटरी नोगेल्स की इस तरफ आई, बेसिकली वहां पर कानें थी सोने की और चांदी की। तो हम्म जो यूरोप से यहाँ पे इम्पोज किया गया, तो उसकी वजह से फिर वहां से यूरोप ने बेनिफिट हासिल किया, उनके सोने और चांदी की जो कानें थी। तो हम्म वो चाहते थे कि यहाँ से हमें मजीद फायदा मिलता रहे। तो उन्होंने अपनी पसंद के जो लोग थे, जो पहले से थोड़े, जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ थी, जो ज़रा इलाके में जाने माने जाते थे पैसों के हवाले से भी और बाकी हवालों से भी, उनको ऊपर ले आए और ठीक उनका है। टैलेंट देखे बगैर उनको पूरी इलाके पर मुसल्लत कर दिया। इसलिए फिर वो नाकाम हो गए, वो तरक्की नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से फिर वहां पर जन्म लिया एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने। वो गुड। लोग फिर जाहिर है कि अपने करीबी साथियों को ऊपर लाते रहे, और जो गरीब लोग हैं वो पिसते रहे, और जो वहां से उनको सोना और चांदी मिला करते थे उसको वो अपने लिए यूज करते। हमारे सामने ये नोगेल्स की एक पास्ट एग्जाम्पल है जिसको हम देख सकते हैं कि ये, अब जो एरिजोना वाले साइड पे जो हिस्सा गया था, अब वहां पर क्या था, वहां पे चूंकि ऐसा कोई बेनिफिट वाली चीज नहीं थी यूरोप के लिए, उस इलाके को उन्होंने नहीं छेड़ा।
और वहाँ पर उन्होंने कोई गुलामी नहीं की, वहाँ के लोगों को कोई गुलाम नहीं बनाया, वहाँ कॉलोनियलिज्म को नहीं था, वहाँ पे कॉलोनियलिज्म उसको फ़रोग़ नहीं मिला। इससे पहले ठीक। उसको फ़रोग़ नहीं मिला। वहाँ पर बाहर से लोग आए, बेसिकली ज़्यादातर इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड की कंपनीज़ ने वहाँ पर लोगों को समझ लें इंसेंटिव्स के तौर पे ज़मीनें अलॉट की। वहाँ पे सही। लोग आके बसे और फिर उनको पीछे से यूएस और यूएस का डेमोक्रेसी उनके ऊपर छाई और वहाँ पर कांग्रेस ऑफ यूएस ने उनका साथ दिया और उनकी मैनेजमेंट को संभाला और वो तरक्की कर गए। आज बाउंड्री के दोनों तरफ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देख भी गवर्नमेंट का सकते हैं चेंज इसको। आया तो बाउंड्रीज का भी चेंज आ गया। बहुत खूब। इसलिए बहुत उसने क्या खूब किताब लिखी है, व्हाई नेशंस फेल। बहुत खूब। जी। तो इस तरह से एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन साल आपके सामने रखी थी। अब सेकंड एग्जांपल के तौर पे हम कोरिया की तरफ चलते हैं। कोरिया आपको पता है जैसा कि साउथ और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हुआ है। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के पैरेलल 38 इयर्स के बाद ये हो गए थे, सेपरेट हो चुके थे। अच्छा। और जब ये सेपरेट हुए तो मजे की बात ये है कि इनका भी इकोनॉमिक सिस्टम और हर चीज सेम थी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। जैसे वो अमेरिका और वो मेक्सिको जैसे। लेकिन आज हम, हाँ जी, जैसा कि अगर हम इसको देखें कि नॉर्थ और साउथ कोरिया की आज की कंडीशन अगर आप देखें तो साउथ जो है वो यूरोप के कंट्री पोर्तुगाल उसके इक्वल इकोनॉमी में, लेकिन जबकि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी हालत जो है वो सब सहारन सिटीज ऑफ अफ्रीका के इक्वल है इकोनॉमी वगैरह के हवाले से। तो इन दोनों में भी इंस्टीट्यूशंस का फर्क है। बहुत खूब। इसी जो तरह साउथ कोरिया है उसमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस था, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया वहां पर आपके सामने है एक्सट्रैक्टिव इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होगा। जाहिर है उसकी वजह से ही वहां पे ये निज़ाम पैदा हुआ। इन दो कंट्रीज को अगर हम गौर से देखें, साउथ और नॉर्थ को, इसमें भी हमारे सामने ये एक फिर जिंदा मिसाल है इस बात की हमारे सामने कि अब साउथ में उन्होंने इंक्लूसिव को प्रमोट किया, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया और सही। आम लोगों को ऊपर आने का मौका दिया, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए लोगों को, उनकी एबिलिटीज को उभारा। जबकि नॉर्थ में उन्होंने डिक्टेटरशिप की और वहाँ के लोगों को राइट्स नहीं दिए उस तरह के जिस तरह के उन्होंने साउथ में दिए। इसलिए और वो वहाँ पे प्रोग्रेस। एक बिल्कुल इसी स्पेसिफिक तरह। एलाइट जो है वो रूल कर रहा है वहाँ पे बिल्कुल। काफी अरसे। और एग्जाम्पल अगर देखें नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बाद चलते हैं बड़े आजम अफ्रीका में। कॉन्टिनेंट इंटरेस्टिंग। अफ्रीका जो है बेसिकली कॉन्टिनेंट अफ्रीका को अगर आप नजर मारें तो वो ज्यादातर वहां पर जो है ना वो पुअर कंट्रीज, मैक्सिमम पुअर कंट्रीज हैं। अच्छा। और आप इसके भी बैकग्राउंड में चले जाएं तो यूरोप ने उनको अपनी कॉलोनियलिज्म का हिस्सा बनाया था। इसी तरह आप सब कॉन्टिनेंट को देख लें, ये भी काफी अरसा जो है वो अंग्रेजों की गुलामी में रहा। यहाँ पर भी उन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस मुतारिफ करवाए और वहां बहुत पर खूब। भी ऐसे लोग ऊपर आए जिनको नहीं आना चाहिए था, फिर जो तबाह। ये हक नहीं रखते थे। बिल्कुल सही। तो अगर हम वहाँ पे बात करें कॉन्टिनेंट अफ्रीका की तो वहाँ पे जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज हैं। एक आपको सिंपल एक एग्जांपल देते हैं सेरिया लियोन का। ये कंट्री आपको बिल्कुल मैप पे देखेंगे तो आपको कॉन्टिनेंट अफ्रीका के वेस्ट साइड पर आपको मिलेगी। अच्छा। अब ठीक है। इसमें इस कंट्री के अंदर ये सिस्टम था कि यहाँ पर जब यहाँ से अंग्रेज निकले तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ की दो पार्टीज थी। तो नॉर्थ के जो लोग थे वो सपोर्ट करते थे नॉर्थ वाली पार्टी को और साउथ के जो लोग थे वो साउथ की पार्टी को करते थे। तो जो साउथ की पार्टी को हुकूमत सौंप कर गए थे अच्छा। वो भी जाहिर है एक स्पेसिफिक एलाइट था और जो सही। नॉर्थ में उभरी वो भी एक स्पेसिफिक एलाइट था। तो दोनों ने अपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट की थी और आखिरकार जो नॉर्थ की मोनोपोली जो है वो छा गई, साउथ के ऊपर प्रिवेलेंट हो गई और वो उसकी हुकूमत संभाल गई और उन्होंने वो पीछे धकेल दिया। और ये सही हो गया। देखेंगे उन्होंने जंग इंटरेस्टिंग। में, आपस की जंग में लोगों का इतना नुकसान किया कि वहां पर जो अंग्रेजों ने वहां पर रेलवे ट्रैक बिछाया था जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आता था, यानी साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ से जो नॉर्थ से कुछ खास खास जो चीजें थी वहां से जाती थी वहां पर साउथ में, वो जाती थी ट्रेन के जरिए। अच्छा। साउथ की गवर्नमेंट को वीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ की गवर्नमेंट ने जितना था वो बेच दिया उखाड़ के और अच्छा। वो पैसे को ताकि ओहो। उनको वीक कर सके। तो हम्म। नुकसान किसका हुआ? कंट्री का, बिल्कुल। कंट्री की। अपनी जगह में उन्होंने इस तरह की अपने आप भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अपने आप को नुकसान पहुंचाया सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए। उन्होंने ये हम्म नहीं देखा कि कंट्री के बेनिफिट्स क्या हैं। उन्होंने अवाम का नहीं सोचा, उन्होंने तो अपना सोचा। ये टू द पॉइंट ये है कि भाई आपने जो इंक्लूसिव है उन्होंने अवाम का सोचना है कि उनकी तरक्की के लिए जी टैक्स बिल्कुल लग ऐसे ही सकता है। है, उनकी एजुकेशन पे काम करें, करप्शन को कम करें, जो अपने जो अजीज रिश्तेदार वगैरह जो जिनको आप नौकरी पे लगाना चाहते हैं उनको आप पीछे करें, जो मेरिट बेस पे जो काम होगा वहां से नेशन तरक्की करती है। टू द पॉइंट यहाँ पे जा रही है बात। बहुत खूब। जी। तो इसी तरह से हमारे पास और भी ऐसी कंट्रीज हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान है। इसके बिल्कुल। आपको पता है कि कॉलोनियलिज्म था, इंग्लैंड का यहाँ पे राज था। तो बिल्कुल पहले ऐसे ही हम था, वहाँ पहले यही था। कॉन्टिनेंट अफ्रीका की अगर बात करें तो उसमें और भी कंट्रीज हैं, जिस तरह जिम्बाब्वे है, कोंगो को वहाँ पे कंट्री है। तो कोंगो के कंट्री में तो जो है वो इस तरह से था कि वहाँ पे जो लाइट रूल करने के लिए वहाँ पर इम्पोज किया गया वहाँ के लोगों पर अंग्रेजों की तरफ से, हाँ। वो तो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखता था। उसके पास अवाम से इतने वो पैसे बनाते थे कि वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी करते थे। सिक्योरिटी गार्ड उनके अच्छा, अपनी उनके पर्सनल सिक्योरिटी जहाज, करते थे। अपने पर्सनल सिक्योरिटी, अपने उनके जो है वो ओहो। एरोप्लेन्स थे अपने हम्म वहाँ पे बाहर अब्रॉड। उनकी जो है वहाँ पे काफी फ्लैट्स थे और काफी उन्होंने अपने मुल्क को लूटा। इसकी एक सिंपल सी मिसाल आपको देते हैं जिससे आप इस बात का वाज़े अंदाजा लगा सकें कि उन्होंने इंटरेस्टिंग। इस कदर मुल्क को लूटा कि जब उनको मजीद पैसे ना मिले तो उन्होंने अपने नोट छाप दिए, ज्यादा छाप दिए, जरूरत से ओहो। ज्यादा छाप के तो वो अपने पास रख दिए। उनके पैसे उससे की कदर, कदर गिर गई और उससे महंगाई बढ़ इन्फ्लेशन गई। रेट बढ़ ओहो। गया। बोझ आया आवाम के इन्फ्लेशन ऊपर। वो बोझ सारा आवाम के ऊपर आ गया। हम्म तो इस तरह के जो लीडर्स हैं वो कभी भी मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हुए। यानी कि वो कहते इस हैं ना तरह कि से जब आपने कोई जंग जंग करनी हो ना तो आप आधी जंग तब भी जीत जाते हैं जब आपका वो जो लीडर है वही आपका जो ताकतवर और बहादुर हो, आप उससे आधी जंग जीत जाते हैं। तो लीडर पे होता है कि हम्म, लीडर आपको कैसे लीड कर रहे हैं। अगर लीडर ही आपको बुरा मिल गया तो आपकी तो, और चूज करने वाले भी हम होते हैं। क्योंकि एजुकेशन नहीं है, जैसा आपने कहा उसमें एजुकेशन की सबसे पहले कमी थी। जब तक एजुकेशन नहीं होगी आप डिसीजन ही नहीं ले सकते कि भाई किसको लेकर आना है किसको नहीं लेकर आना, हमारे मुल्क के लिए क्या फायदामंद है। तो यहाँ से पहला डिजास्टर शुरू हो जाता है, एजुकेशन से। तो अगर हम ये बात करें कि ये जिस कंट्रीज जोन सी कंट्रीज जो है वो बेनिफिशियल थी यूरोप के लिए, उन्होंने उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। और जो हम्म उनके बेनिफिट उनको उन्होंने यूज नहीं किया और वो उस कलोनियलिज्म के सिस्टम से काफी हद तक बच गए। तो इसी तरह चाइना की जो सारी टेरिटरी है ये भी कलोनियलिज्म का शिकार थी और रूस ने भी काफी इलाकों के ऊपर जो है वो कब्जा किया था। वो भी वहाँ पे कलोनियल निज़ाम था वहाँ पे सारा। तो इस तरह अब हम सही। ये देख लें कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपने माजी को बदल। हम्म चाइना एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह बोस्टवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, उसकी एग्जांपल हमारे सामने है। बेसिकली अगर हम बोस्टवाना की बात करें तो हम्म वहाँ से उनको कुछ ऐसा खास फायदा नहीं था कि वो अच्छा। उस मुल्क में अपने लोगों को लेकर आते या वहाँ से अपनी मर्जी की हुकूमत बनाते। तो उन्होंने उसको उसके ऊपर आम लोगों पर छोड़ दिया और आम लोगों में से जब बंदा इलेक्ट करके लोगों ने उसको पावर वाली सीट दी, उसको अपने ऊपर उन्होंने इम्पोज किया, अच्छा। तो उसने फिर उनके बेनिफिट्स का पूरा ख्याल रखा। हम्म और इस तरह से बोस्टवाना जो है तरक्की करता चला गया। बोस्टवाना में फिर बाद में वहाँ पे डायमंड की कान निकली थी। वहाँ पे जब माइन निकली तो वो अब उसको उसका जितना उन्होंने मामलात थे वो सारे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिए। यानी कि आप और उससे लीडर लीडर जैसे जैसे नेल्सन मंडेला, उनको नेल्सन मंडेला मिला वो तरक्की कर गए। किसी को चीन का सदर शी जिनपिंग मिला वो तरक्की कर गए। किसी को देखिए, सदर ओबामा मिला वो तरक्की कर गए। यानी कि वो लीडर से तरक्की कर रहे हैं, ये ना बट साहब इसमें अवाम का। बात ये भी है कि हम अगर बात करें तो ये एक पूरा निज़ाम है। इसमें एक हम्म बंदा नहीं, इसमें काफ़ी लोग मिले तो फिर निज़ाम बना करते हैं। एक बंदा कभी भी निज़ाम नहीं बना सकता। सही। निज़ाम हम जो है वो काफ़ी लोग अगर मिले साथ तो फिर हम्म बनते हैं। जो लीडर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने साथ ऐसे और लोग पैदा कर सकते हैं जो उनके हम ख्याल हों। कहते हैं ना कि बुझ तो जाऊंगा लेकिन सुबह तो कर जाऊंगा, ये वाले कोई मिल जाए इन हालात में। तो इस तरह के जो लीडर्स हैं वो हमेशा बेनिफिशियल है। उन्होंने पूरी पूरी कंट्रीज के बैकग्राउंड को बदल दिया है। अब आप और बोस्टवाना की वो जो डायमंड की वहां से माइन निकली उसमें उन्होंने फिर
डायमंड को अपने अंडर किया और उससे जो भी उनको ज़र मुबादला उन्होंने कमाया वहाँ पे, जो एक्सपोर्ट वगैरह करके जो उससे फ़ायदा लिया, उसको उन्होंने अपनी आवाम के ऊपर लगाया, उन्होंने अपने आवाम के हम्म। बेनिफिट कर लिया। गुड। तो उससे उनकी कंट्री जो है उसमें खुशहाली हो गई, प्रॉस्पेरिटी हो गई, यहाँ पुअर्टी से का वो उन्होंने प्रोग्रेस सामना करा। किया। बिल्कुल, बहुत खूब। तो इसी तरह अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के अंदर अच्छा वो अब बोस्टवाना जो है फिर उधर से आम लोगों को ऊपर आने का मौका मिल गया अंग्रेजों का इंटरेस्ट कम होने की वजह से। हम्म। तो वहाँ पर अच्छे लीडर्स मिले और वो एक्सट्रैक्टिव से इंक्लूसिव के अंदर तब्दील कर गए अपने निज़ाम बहुत को। खूब। ये कॉन्सेप्ट समझने की, यानी कि ये पूरी किताब ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्हिसार करती है। भी पहले वो कॉलोनियल सिस्टम था, उसकी टेरिटरीज में फ़ायदा उठाते रहे हम्म। बाहर के लोग, लेकिन अब उन्होंने अपना निज़ाम वहाँ पर लीडर मिला उनको अच्छा, और उन्होंने उनका निज़ाम बदल दिया। आज़ाद होने के बाद उन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये हम्म। अब उनकी किस्मत थी, वो कंट्रीज़ की किस्मत थी कि उनको ऐसे लीडर्स मिल गए हम्म। जिन्होंने उनमें एक ऐसे निज़ाम को जन्म दिया कि जो उनमें आज खुशहाली का बायस है। तो इंजीनियर साहब, मैं एक इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि रीडर्स आर द लीडर्स। अब जैसे हम आपको ये बुक की समरी बयान कर रहे हैं, तो आप भी अगर बुक्स पढ़ के इसकी समरीज बनाएं और हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। तो जैसे जैसे आप इन बुक्स को, ऐसी किताबों को रीड करेंगे, आप में लीडरशिप आएगी, आपको अच्छे बुरे का पता चलेगा, आपको जरा ये ऑनेस्टली पता चलेगा कि भाई निज़ाम किस तरह चल रहा है। क्या पता आप ही मुस्तकबिल के लीडर्स हों। रीडर्स आर द लीडर्स। तो इसी तरह से अगर हम अपने कंट्री की बात करें पाकिस्तान की, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर भी अ टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन भी किसी कंट्री पे एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मुसल्लत कर दिए जाएं, तो फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी एक्सट्रैक्टिव ही होते हैं, उनसे फिर हम्म। इन कर सकते हैं। बहुत खूब। बहुत Actions खूब। हैं यानी कि वो जो निज़ाम है वो नीचे तक जाता है, कि अगर ऊपर निज़ाम खराब है तो वो नीचे तक जाएगा। बहुत ऐसे ही है। हाँ जी, जो हम्म। पॉलिटिशियंस हैं उनको अपनी सीट बचाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आम लोगों की राय से तो आए नहीं हुए, बिल्कुल। पैसे के सर पे खड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लाइट है तो वो उनको सपोर्ट करते हैं एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वालों को, और बदले में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वाले पॉलिटिकल वालों को सपोर्ट करते हैं। तो सही है, बिल्कुल। यानी कि इस किताब का जो मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने अपने जो लीडर्स है उसको चूज करके आपने अपने निज़ाम को कहाँ से सही करना है। टैक्स के निज़ाम से। आया कि जो भर्तियां हो रही है वो मेरिट पे हो रही हैं। आया कि जो एजुकेशन है हमारे पास, एजुकेशन कहाँ से आ रही है, कि क्या वो अंग्रेजों की है, हमारी अपनी किताब चल रही है। आया कि एजुकेशन का मेयार क्या है, मेरिट का मेयार क्या है। तो यहाँ से कौमें तरक्की कर रही हैं और लीडर से तरक्की कर रही हैं। तो मैं अपने जो मेहमान है अहमद रजा साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया। होप्स हो कि आपको इस समरी से बहुत कुछ, बहुत फायदा हासिल होगा। अगर आपने इस तरह की बुक्स पढ़ी और आप समरी बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और दोबारा कौन सी बताएं। चीज़ें आज इन चीज़ों को आना भी ज़रूरी है। शुक्रिया मेरी तरफ से। ओके। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें आगाज़ ज़रूर करें। अल्लाह।